हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम आपको बैंकों के प्रकार बताने वाले हैं। देखिए, भारत में बैंकिंग प्रणाली का जो आरंभ हुआ था वो 19वीं शताब्दी में हुआ था। इन्हें एजेंसी हाउस कहा जाता था। भारत में पहला बैंक 1806 में स्थापित किया गया, जिसका नाम बैंक ऑफ बंगाल था। और भारत में पहला कमर्शियल बैंक 1881 में स्थापित किया गया, इसका नाम अवध कमर्शियल बैंक था। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई, 1894 में पीएनबी की और 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कर दिया गया, जिसे कि एसबीआई का नाम दिया गया। आधुनिक युग में बैंकिंग का कार्य बढ़ गया है और इसका विशिष्टीकरण भी हो चुका है। वर्तमान युग में बैंकों की स्थापना का विभिन्न उद्देश्यों या कार्य के लिए की गई है। विभिन्न उद्देश्यों हेतु स्थापित की गई बैंकों की जमा राशियों के स्वरूप और उनके द्वारा दिए गए ऋणों के उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं, जिनके आधार पर हम आधुनिक बैंकों को निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक देश की बैंकिंग की सर्वोच्च संस्था होती है। इसे नोट निर्गमन का एकाधिकार होता है। साख का नियमन, नियंत्रण, व्यापारिक बैंकों के कार्यों का नियमन, मार्गदर्शन, अर्थव्यवस्था संबंधी विभिन्न आंकड़ों का संकलन, प्रकाशन, ये सब कार्य सेंट्रल बैंक ही करता है। ये सरकार का बैंक होता है, यानी कि सरकार के सभी खातों का हिसाब रखता है और आवश्यकता पड़ने पर शॉर्ट टर्म लोन भी देता है। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है, अर्थात संबद्ध बैंक भी इससे ऋण प्राप्त करते हैं। ये बैंक जो है साख का नियमन, क्लियरिंग हाउस, सरकारी अभिकर्ता, सलाहकार आदि का भी कार्य करता है। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य अन्य बैंकों से कंपटीशन करके लाभ कमाना नहीं है, बल्कि देश के आर्थिक विकास के हेतु कार्य करना है। इस बैंक का जनता से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, इसीलिए इस बैंक में व्यक्तिगत खाते नहीं खोले जाते। भारत में 1935 से आरबीआई केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा है, जिसका नेशनलाइजेशन 1949 में किया गया। कमर्शियल बैंक, जो बैंक सामान्य बैंकिंग का कार्य करते हैं उन्हें व्यापारिक बैंक कहा जाता है। सार्वजनिक बैंकों को छोड़कर व्यापारिक बैंक जॉइंट स्टॉक कंपनीज के रूप में होते हैं। इन बैंकों का प्रमुख कार्य जनता की जमाओं को स्वीकार करना और उद्योग और व्यापार के लिए शॉर्ट टर्म लोन देना होता है। इसके अतिरिक्त व्यापारिक बैंक चेकों का संग्रह, भुगतान करने, विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने, धनराशि भेजने, साख पत्र जारी करने, लॉकर्स उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। इंडस्ट्रियल बैंक उद्योगों को मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संख्याएं औद्योगिक बैंक कहलाती हैं। ये बैंक अंश, ऋणपत्र, बॉन्ड आदि प्रतिभूतियाँ जारी करके पूंजी प्राप्त करते हैं। इन बैंकों को केंद्रीय बैंक सरकार तथा विदेशी बैंकों से भी ऋण प्राप्त हो जाते हैं ताकि ऋण दिया जा सके। औद्योगिक बैंक प्रत्यक्ष रूप से ऋण देने के अतिरिक्त औद्योगिक संस्थाओं के अंश, ऋणपत्र, बॉन्ड आदि के विक्रय में भी सहयोग देते हैं और कभी कभी उनका अभिगोपन करके पूंजी प्राप्त करने में सहायक होते हैं। भारत में आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईआईबीआई, राज्य वित्त निगम आदि औद्योगिक बैंक है। इनको विकास बैंक भी कहते हैं। कृषि बैंक, जो बैंक कृषि की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उन्हें कृषि बैंक कहा जाता है। कृषि की जो ऋण संबंधी आवश्यकताएं हैं वो व्यापार और उद्योग से भिन्न होती हैं, इसीलिए कृषि की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में व्यापारिक बैंक जो हैं वो असमर्थ होते हैं, इसीलिए विशेष प्रकार की बैंकों की आवश्यकता होती है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों प्रकार के ऋणों की आवश्यकता पड़ती है। खाद, बीज, मजदूरी आदि के भुगतान के लिए शॉर्ट टर्म लोन चाहिए होते हैं, जबकि भूमि के क्रय विक्रय, सुधार और भारी उपकरणों के क्रय हेतु दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होती है। इसके लिए दो प्रकार के बैंक होते हैं। कृषि सहकारी बैंक, जो कृषि के अल्पकालीन ऋण को पूरा करते हैं और ये इसका ढांचा त्रिस्तरीय होता है। राज्य स्तर पर शीर्ष संस्था के रूप में राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी कृषि समिति। और दूसरे होते हैं भूमि विकास बैंक, जो कि कृषि की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
जैसे कि 1975 में आरआरबी स्थापित किए गए हैं और एक सर्वोच्च कृषि ऋण संस्था के रूप में जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई है। बचत बैंक पश्चिमी देशों में साधारण वर्ग के व्यक्तियों द्वारा बचत को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अलग प्रकार के बैंक खोले जाते हैं जिन्हें बचत बैंक कहते हैं। इन बैंकों में कम आय वाले व्यक्ति से छोटी छोटी राशियां जमा के रूप में स्वीकार की जाती हैं और निकालने की सुविधा भी दी जाती हैं। ये जो बचत बैंक होते हैं वाणिज्य बैंकों के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। भारत में वाणिज्य बैंक ही बचत खातों का संचालन करते हैं। हमारे देश में पृथक रूप से बचत बैंक नहीं है। इसके लिए डाकघरों में बचत खाता सुविधा भी एक उदाहरण है। विनियोग बैंक जनसाधारण की अति अल्प बचतों को एकत्र करके लाभप्रद ढंग से निवेशित करने वाली संस्थाओं को विनियोग बैंक कहते हैं, जैसे कि भारत में यूटीआई, एलआईसी, म्यूचुअल फंड आदि हैं। ये संस्थाएं पूंजी चाहने वाली संस्थाओं विनियोग के इच्छुक के बीच मीडिएटर का कार्य करती हैं, जिससे दोनों पक्ष लाभान्वित होते हैं। विकास बैंक ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जो उद्योग कृषि के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए न केवल दीर्घकालीन एवं आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराती हैं बल्कि तकनीकी, प्रबंधीय, विपणन आदि के लिए सुविधा सलाह भी देती हैं। भारत में आज़ादी के बाद अनेक विकास बैंकों की स्थापना की गई है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1948, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम 1955, औद्योगिक विकास बैंक 1964, निर्यात आयात बैंक 1982, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक 1982, भारतीय औद्योगिक पूंजी निवेश बैंक 1997, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990 आदि। विदेशी विनिमय बैंक विदेशी मुद्रा का लेन देन करने वाले बैंकों को विनिमय बैंक कहा जाता है। इनका मुख्य कार्य विदेशी विनिमयों के क्रय विक्रय द्वारा देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आयात और निर्यातों को वित्तीय सहायता करके प्रोत्साहित करना है। ये बैंक अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का भुगतान, प्रतिभूतियों का आयात निर्यात, अग्रिम विनिमय व्यापार के कार्य भी संपन्न कराते हैं और ये उच्चावचनों को रोककर जोखिम से बचाते हैं। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व विदेशियों का पूर्ण अधिकार था, परंतु स्वतंत्रता के बाद इनके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अब भारत के व्यावसायिक बैंकों द्वारा भी विनिमय बैंक का कार्य किया जा रहा है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय बैंक। ये वो होता है जिसका उद्देश्य संकट काल में सदस्य राष्ट्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और आर्थिक विवादों को सुलझाना होता है। स्वर्णमान के पतन के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर युद्ध के जो देश थे उनके पुनर्निर्माण और विकासशील देशों के आर्थिक विकास के लिए सन 1945 में दो संस्थाओं वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना की गई। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आदि भी अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का उदाहरण हैं। इनका प्रमुख कार्य देशों के मध्य मौद्रिक सहयोग स्थापित करना है, सदस्य देशों के लिए ऋण की व्यवस्था करना है, गारंटी देना है और विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना है। देशी बैंकर भारतीय बैंकिंग जांच समिति के अनुसार देशी बैंकर वह व्यक्ति या फर्म है जो जमाएं स्वीकार करने, हुंडियों में व्यापार और ऋण देने का कार्य करती है। भारत में महाजन, साहूकार आदि वित्तीय व्यवस्था करते हैं, इसीलिए इन्हें देशी बैंकर कहा जाता है। परंतु भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम इन्हें बैंकर का दर्जा नहीं देती। फिर भी भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इनका योगदान महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये बैंकों के विभिन्न प्रकार थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।